करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, स्वप्नावस्था में मनुष्य की क्रियाओं को कौन सा भाग नियंत्रित करता है? मतलब सपने की अवस्था में जब अपने को नींद में सपना आ रहा होता है उस टाइम कौन सा भाग है वो जो सपने की जो क्रियाएं चलती रहती हैं उनको नियंत्रित करता है? देखो, ऑप्शन ए है चेतन, ऑप्शन बी में है अर्धचेतन मन, ऑप्शन सी में है अचेतन मन, ऑप्शन डी में है उपयुक्त तीनों संयुक्त रूप से, और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो, स्वप्न अवस्था में जो क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला जो मन का या जो मस्तिष्क का जो भाग होता है उसको कहा जाता है अचेतन मन। क्या कहता है? अचेतन मन। और बात करें अर्धचेतन की तो विक्षिप्त अवस्था में, है ना, विक्षिप्त अवस्था में, विक्षिप्त का मतलब जैसे हकलाने की स्थितियां वगैरह होती है ना, कई बार अपन किसी का नाम भूल जाते हैं और फिर सोचते हैं कि यार इसका क्या नाम है, तो वो वाली कंडीशन है ना। विक्षिप्त अवस्था में अर्धचेतन मन है वो नियंत्रित करता है, और बाकी आपको जानते हो सक्रिय अवस्था में अपन चेतन मन है वो इन क्रियाओं को नियंत्रित करता है। दूसरा प्रश्न है, व्यक्ति इतिहास विधि के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? मतलब जो व्यक्ति इतिहास विधि है जिनको जीवन वर्त या केस स्टडी विधि भी कहते हैं, ठीक है, जिसके जनक कौन है? टाइडमैन। कौन है? टाइडमैन इसके जनक है। तो इस विधि के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं, तो कौन कौन से कथन सत्य होंगे देखते हैं। ऑप्शन ए है, ये समस्यात्मक बालकों एवं बाल अपराधी बालकों के अध्ययन की एक श्रेष्ठ विधि है। बिल्कुल सही है। अगला ऑप्शन है, इसमें जन्म से वर्तमान समय तक के संपूर्ण व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। बिल्कुल ये भी सही है। ऑप्शन सी में है, ये मनोवैज्ञानिक रोगों का पता लगाने में सहायक है, और ऑप्शन डी में उपयुक्त सभी सत्य है। तो देखो, तीनों ही कथन सत्य है। जैसे मान लिया कि कोई मनोरोगी है तो उसको अपन मनोचिकित्सक के पास में ले जाते हैं तो वो पूरा उस व्यक्ति का बायोडाटा पूछता है परिवारजनों से, है ना, कि भाई इसका जन्म कब हुआ, जन्म में जो डिलीवरी है वो नॉर्मल हुई या नहीं हुई, ठीक है, उसके बाद में करता क्या है, प्रॉब्लम कब से हुई, है ना। तो संपूर्ण मतलब जन्म से लेकर वर्तमान तक की सारी जो जानकारी है वो इसमें ली जाती है, ठीक है। तो इसलिए इसके जो सारे कथन है वो सत्य हो जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, व्यक्ति का वातावरण उन सभी उद्दीपनों का योग है जिनको वह गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक ग्रहण करता है। यह परिभाषा दी है। मतलब किसी भी व्यक्ति का जो वातावरण होता है वो उसके सभी उन उद्दीपनों का योग होता है जिनको वह गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक ग्रहण करता है। मतलब गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक जो जो उद्दीपन उस व्यक्ति के विकास को प्रभावित करता है उन सब का योग उस व्यक्ति का वातावरण कहलाता है। इसका मतलब ये होगा। तो ये परिभाषा देने वाले कौन थे? ऑप्शन ए है क्रो एंड क्रो, ऑप्शन बी बोरिंग, लैंगफील्ड व वेल्ड, ऑप्शन सी है रॉस, ऑप्शन डी में जेरोम ब्रूनर, और ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन बी, बोरिंग, लैंगफील्ड व वेल्ड। अगला प्रश्न है, एक दार्शनिक तथा एक चिंतक में कौन सी बुद्धि पाई जाती है? मतलब एक दार्शनिक और एक चिंतक में बुद्धि का कौन सा प्रकार होगा? देखो, विभिन्न प्रकार की बुद्धियां होती है, ये आपने बुद्धि वाले टॉपिक में पढ़ा होगा। तो यहाँ पर दार्शनिक और चिंतक में जो बुद्धि होगी वो किस टाइप की होगी? ऑप्शन ए है प्राकृतिक बुद्धि, ऑप्शन बी में है स्थानिक बुद्धि, ऑप्शन सी में है अस्तित्ववादी बुद्धि, और ऑप्शन डी में है तार्किक बुद्धि, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन सी, अस्तित्ववादी बुद्धि। कौन सी बुद्धि? अस्तित्ववादी बुद्धि। देखो, प्राकृतिक बुद्धि की अगर अपन बात करें तो प्राकृतिक बुद्धि मतलब जो प्रकृति का ज्ञान रखता है, जो प्रकृति की जिसको समझ होती है या जो प्रकृति को समझने में ज्यादा रुचि लेता है, ठीक है। तो जैसे बात करें किसान, जंतु वैज्ञानिक और पादप वैज्ञानिक है, इनमें प्राकृतिक बुद्धि पाई जाती है। आगे स्थानिक बुद्धि की अगर अपन बात करें, स्थानिक बुद्धि पाई जाती है आपके मूर्तिकार और चित्रकार में, है ना। वो किसी स्थान विशेष या किसी व्यक्ति के, जैसे मान लें कि कोई व्यक्ति जा रहा है तो उस जाने का प्रतिबिंब उसके दिमाग में वो सेट कर लेता है, और फिर उसी प्रतिबिंब को याद रखते हुए कि भाई जाते समय हाथ कहाँ थे, पैर कहाँ थे, है ना, जो व्यक्ति की जो पोजीशन थी वो क्या थी, उस मुद्रा को वो अपने दिमाग में स्थिर करके फिर उसका चित्र बनाता रहता है। तो वो एक प्रकार की स्थानिक बुद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है? स्थानिक बुद्धि हो जाती है। और डी में है आपके तार्किक बुद्धि। तो तार्किक बुद्धि का मतलब तर्क, है ना, या फिर इसको गणितीय बुद्धि भी कह सकते हो। तो ये पाई जाती है एक प्रकार की गणितज्ञ और जो वैज्ञानिक होता है उसके अंदर। आगे बात समझ में। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका कोई जैविकीय आधार नहीं है? मतलब किसका एक जैविकीय आधार नहीं है? पहला ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है भूख, ऑप्शन बी में है प्यास, ऑप्शन सी में है काम, ऑप्शन डी में है संबंधन, और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो, भूख, प्यास और काम, काम मतलब कामेच्छा, कामेच्छा, भूख और प्यास, इन तीनों का कोई ना कोई जैविक आधार होता है ना, जबकि संबंधन का कोई जैविक आधार नहीं होता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, शक्तिहीन, मोटे, आराम मतलब व्यक्ति सेल्डन के अनुसार है। देखो,
क्रिसमस का आपने व्यक्तित्व वर्गीकरण पढ़ा है, शेल्डन का आपने व्यक्तित्व वर्गीकरण पढ़ा है। तो शेल्डन ने व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा था, गोलाकार, आयताकार और लंबाकार। इनमें से ऐसे व्यक्ति जो शक्तिहीन होते हैं, मोटे होते हैं, है ना, मोटा शरीर होता है और आराम मतलब होता है, मतलब जिनको ज़्यादा आराम पसंद है ना, आलसी प्रवृत्ति कह सकते हो आप। तो इस प्रकार के जो व्यक्ति है वो शेल्डन के वर्गीकरण में किस में आएंगे? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन ए, गोलाकार। क्या हो जाएगा? गोलाकार। अगला प्रश्न है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक है। देखो विभिन्न प्रकार के अधिगम सिद्धांत दिए गए हैं, है ना, अधिगम वाले पॉइंट में आपने पढ़े भी होंगे। इनमें से सामाजिक अधिगम सिद्धांत का जनक कौन है? तो ऑप्शन ए है कोहलर, ऑप्शन बी में है बांडुरा, ऑप्शन सी में है बागले, ऑप्शन डी में है चार्ल्स जुड, ऑप्शन ई में है अनुत्तरित प्रश्न। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके बांडुरा, ऑप्शन बी। अल्बर्ट बांडुरा सामाजिक अधिगम सिद्धांत के जनक माने जाते हैं या प्रतिपादक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, स्किनर ने अपने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के आधार पर शिक्षा के क्षेत्र में पुनर्बलन को जन्म दिया और खाली जगह प्रकार के पुनर्बलन प्रतिपादित किए। मतलब ये प्रश्न कह रहा है कि स्किनर ने कौन सा सिद्धांत दिया था? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया, और क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के आधार पर उन्होंने पुनर्बलन दिया था शिक्षा के क्षेत्र में। इसलिए पुनर्बलन के जन्मदाता कौन है? स्किनर है। ध्यान रखना, पुनर्बलन के जन्मदाता कौन है? स्किनर है। और पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया था? हल ने दिया था। ये मैंने एक पहले भी आपको पिछली क्लास में भी आपको बताया था, 2-3 क्लास पहले आपको मैंने बताया था कि पुनर्बलन का सिद्धांत हल ने दिया था और पुनर्बलन का जनक है वो किसको कहा जाता है? स्किनर को कहा जाता है। तो कितने प्रकार के पुनर्बलन है वो उन्होंने बताए थे। देखो ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी में है 3, ऑप्शन सी में है 4, ऑप्शन डी में है 5 और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो स्किनर ने 4 प्रकार का पुनर्बलन बताया था। कितने प्रकार का? 4 प्रकार के पुनर्बलन का प्रतिपादन किया था। अब वो 4 प्रकार कौन कौन से? एक तो होता है सतत पुनर्बलन, है ना, जो लगातार दिया जाने वाला पुनर्बलन होता है उसको अपन सतत पुनर्बलन बोलते हैं। एक होता है आंशिक पुनर्बलन, जो कभी कभी दिया जाता है ना, आवश्यकता अनुसार थोड़ी थोड़ी मात्रा में। तीसरा अनुपात पुनर्बलन, तो अनुपात पुनर्बलन का मतलब है निश्चित अनुपात में दिया जाता है, कार्य के अनुपात में दिया जाता है। किसके अनुपात में? कार्य के अनुपात में पुनर्बलन दिया जाता है। और लास्ट चौथा है आपके अंतराल पुनर्बलन, मतलब समय के अनुसार दिया जाता है, समय समय पर पुनर्बलन दिया जाता है। आगे बात समझ में। अगला प्रश्न देखते हैं, नंबर क्वेश्चन है, गेस्टोल्ड साइकोलॉजी किस मनोवैज्ञानिक की पुस्तक है? मतलब है गेस्टोल्ड साइकोलॉजी जो पुस्तक है वो किसने लिखी थी? ऑप्शन ए है वर्दीमर, ऑप्शन बी है कोहलर, ऑप्शन सी है कॉफका, ऑप्शन डी में है लेविन और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो वर्दीमर, कोहलर, कॉफका और लेविन, कुर्ट लेविन बोलते हैं जिनको, तो ये चारों ही गेस्टोल्डवादी मनोवैज्ञानिक है। ये तो आपको ध्यान रखना है, चारों ने ही अलग अलग प्रकार की गेस्टोल्डवाद के संबंध में पुस्तकें लिखी थी। तो यहाँ पे ये बड़ा ही कंफ्यूज करने वाला है ना, चारों ही गेस्टोल्डवादी है, पर गेस्टोल्ड साइकोलॉजी जो पुस्तक है वो लिखने वाले थे आपके कोहलर। कौन थे? कोहलर थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला और आज का अंतिम प्रश्न है, निम्न में से जो सीखने अथवा अधिगम का नियम नहीं है वह है, मतलब सीखने का इनमें से कौन सा एक नियम नहीं है? ऑप्शन ए तत्परता का, ऑप्शन बी प्रभाव व परिणाम का, ऑप्शन सी पढ़ने का, ऑप्शन डी अभ्यास का और ऑप्शन ए में अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो थार्नडाइक ने सीखने के 8 नियम दिए थे, 3 नियम प्रमुख थे और 5 गौण नियम थे। 3 प्रमुख नियम कौन कौन से थे? तत्परता का नियम था, अभ्यास का नियम था, प्रभाव व परिणाम का नियम था। तो इसमें पढ़ने का कोई नियम नहीं होता है ना, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो जाएगा आपके ऑप्शन सी, पढ़ने का नियम। अब यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करना है, साथ ही साथ लाइक भी करना है, और चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना है, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आज की क्लास